दोस्तों नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन में स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के बारे में। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है। ऑनलाइन बैच भी हमने चला रखा है और आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, आज हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो दोस्तों 2012 का पेपर है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2012 का पेपर हल सहित आपको यहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो दोस्तों मेरे पास में है। यूट्यूब पर भी मैंने डाल रखी है, टेलीग्राम पर भी डाल रखी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल पीडीएफ से यहां पर पढ़ने में थोड़ी सी समस्या थी, तो इसलिए तो दोस्तों सभी दोस्त लाइव आ जाएं और इस क्लास को थोड़ा सा दबा के शेयर कर दें। सभी स्टूडेंट्स है इस क्लास को शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट इस क्लास को दबा के शेयर कर दें। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं, लेकिन क्लास को शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में कर दें। देखो लाइव सेशन में बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप भी लगातार इसको शेयर करें ताकि मजा आएगा क्लास में, सभी को आराम से ये देखने को मिलेगी। सभी लोग एक बार फिर से इसको दोस्तों शेयर कर दें। शेयर करने में डरे नहीं, सभी इसको शेयर कर देंगे, दबा के शेयर कर दें दोस्तों। यहां पे सभी शेयर करेंगे। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं, किसी भी प्रकार की वॉइस में अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बता सकते हैं आप। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। राम राम सा, घना घना राम राम सा। दिल्ली पुलिस की जय। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की जय। और इसको हम जे करके रहेंगे अब की बार, जे का विजय भी बनाना है और हमें ड्राइवर बनना है, सरकारी ड्राइवर हम बन के रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आपने अगर अभी तक स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन कोर्स आपको मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कोर्स आपको मिलता है। इसके अलावा आप यहां पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको फ्री की सारी क्लासें हैं वो आपको मिलती है। क्या मिलती है? फ्री की सारी क्लासें आपको मिलती है। रेड कलर कैसा रहेगा देखें, हाँ ठीक, रेड इसमें ठीक लग रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको फ्री दोस्तों, फ्री ड्राइवर डेली क्विज। दोस्तों क्या है? क्विज, यानी कि आपको डेली के सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं वो दोस्तों यहां पर आपको यानी कि करवाए जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक के द्वारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पिछला पेपर था, उसको हम यहां पर तहस नहस करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाएं, सभी दोस्त इस वीडियो को है दबा के शेयर कर दें, सभी के पास में शेयर कर दें। कोई भी वॉइस में कोई भी दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है वॉइस में तो मुझे बताएं आप। सभी बताएं, देखें कोई दिक्कत आ रही है क्लास में तो बताएं, सभी बताएंगे। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? वॉइस में कोई दिक्कत आ रही थी मुझे बताएं एक बार, देखें वॉइस क्लियर आ रही है क्या, सभी बताएंगे। वॉइस में कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे सभी आप। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस के संबंध में किसी का कोई इश्यू हो तो जरूर बताएं। वॉइस में कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे सभी आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास।
तो दोस्तों सबसे पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई इश्यू हो तो जरूर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां पर जो 1 से 40 तक के प्रश्न थे वो जनरल नॉलेज के थे, वो मैंने यहां पर नहीं करवाए क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाती। मैंने 41 से 100 तक के प्रश्न में आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले है 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन सामान्य तौर पर होता है, भार में कम होते हैं, प्रदूषण ज्यादा उत्पन्न करते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनमें से दोस्तों सामान्य तौर पर 2 स्ट्रोक इंजन है वो क्या होते हैं आपको बताने हैं। ठीक है, तो प्रदूषण ज्यादा उत्पन्न करते हैं, भार में कम होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों अधिक शक्तिशाली नहीं होते, भार का कोई इशू नहीं है, इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शक्तिशाली कौन होंगे, 4 स्ट्रोक इंजन होंगे। तो दोस्तों प्रदूषण ज्यादा करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा? अब ऑप्शन नंबर 2 है वो सही जो हो जाएगा, प्रदूषण ज्यादा करते हैं। अब क्यों करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है जो इंजन होता है, इस इंजन के 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सक्शन करना, यानी कि ईंधन को अंदर लेना। नंबर 2 होता है कंप्रेशन करना, यानी कि इस ईंधन को दबाना। नंबर 3 काम होता है पावर का, और नंबर 4 काम होता है दोस्तों किसका? निकास, यानी कि एग्जॉस्ट गैस का, जली हुई गैसों को बाहर निकालना। ये 4 काम, चाहे कोई सा भी इंजन हो, ये 4 काम होने जरूरी है दोस्तों। ये 4 काम प्रत्येक इंजन में होंगे, तभी दोस्तों ऊर्जा है वो पैदा होगी। तो दोस्तों यहां पर इंजन चाहे 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो, ये 4 काम होने जरूरी है। लेकिन जो ये 4 स्ट्रोक इंजन है, इन 4 कार्यों को दोस्तों कितनी बार में करता है? 4 बार में। लेकिन जो 2 स्ट्रोक इंजन है, इन 4 कार्यों को दोस्तों कितनी बार में करता है? 2 बार में करता है। दोबारा से बता देता हूं, यहां पर तो आगे ये आपका हो गया इंजन, यहां पर इनके कार्य है 4, इसके भी कार्य है 4, लेकिन ये तो 4 बार में करेगा और ये दोस्तों 2 बार में करेगा। 2 बार में ये 4 कार्य हैं, ये मैं लिख देता हूं कार्य, ये कार्य है, ये इंजन का नाम है। और दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं, इंजन 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, सॉरी 2 स्ट्रोक, कार्य इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, लेकिन ये 4 वाला 4 बार में करेगा और 2 वाला 2 बार में करेगा, इसीलिए इसको नाम से कहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के नाम से। अब दोस्तों ये जो 2 काम करेगा, ये काम तो 4 है, लेकिन इन 4 कार्यों को 2 बार में पूरा करेगा। तो पहली बार में दोस्तों सक्शन और कंप्रेशन का काम कर देगा। क्या कर देगा? सक्शन और कंप्रेशन का काम। दूसरी बार में पावर और निकास का काम कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत देखें तो पहली बार में सक्शन करेगा कौन? 4 स्ट्रोक इंजन। दूसरी बार में कंप्रेशन करेगा, तीसरी बार में ये पावर करेगा, और चौथी बार में दोस्तों यहाँ पर निकास का काम करेगा। ये दोस्तों मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर होता है कि भाई ये 2 स्ट्रोक क्यों कहलाते हैं, 4 स्ट्रोक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये काम को जल्दी निपटाता है कौन? 2 स्ट्रोक इंजन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब जो ये 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इनमें क्या होता है, ये 2 काम साथ में करता है। तो आपको पता है जल्दबाजी में किया गया काम थोड़ा सा सही कम होता है। तो ये क्या करता है, जब धुएं को बाहर निकालता है, धुएं को बाहर निकालता है, तो उसी समय इसके कंबशन चेंबर में फ्रेश ईंधन आता है। क्या आता है? फ्रेश ईंधन आता है। अब आपको पता है कि भी फ्रेश ईंधन यहां से आ रहा है, यहां पर धुआं है, तो ये यहां आया तो इसको धकेल के बाहर तो निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या, ये जो फ्रेश ईंधन है इसके साथ में मिलके कुछ तो बाहर चला गया और कुछ धुआं वो अंदर रह गया। किसके साथ में? इसके साथ में। यानी कि जो गैस है, जली हुई गैसें हैं, वो इंजन के अंदर रह जाती है, या जो फ्रेश ईंधन होता है वो इंजन से बाहर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं? प्रदूषण ज्यादा करते हैं। दूसरी बात, शक्ति भी क्या होती है? शक्ति कम पैदा करते हैं, प्रदूषण ज्यादा करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये दोस्तों पावर की दक्षता है वो इनकी कम होती है। प्रति लीटर पावर दक्षता देखी जाए तो इनकी कम होती है। ये लोड भी है कम ले पाते हैं, लोड कम ले पाते हैं, और हल्के वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों में इसका, जैसा कि मोटरसाइकिल, इनमें इसका प्रयोग है दोस्तों किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं, कोई कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो। इसके अलावा भी कुछ अंतर होते हैं। शक्ति में हो गया, प्रदूषण में शक्ति कम होगी, प्रदूषण ज्यादा होगा, पावर दक्षता कम होगी, लोड कम लेता है और हल्का होता है, हल्के दोपहिया वाहनों में काम में लेते हैं। इसके अलावा गर्म ज्यादा होता है, एयर कूल्ड होता है, एयर यानी हवा से ठंडा होना। और दूसरी बात, इनमें पोर्ट होते हैं, किसमें?
पोर्ट होते हैं, बल्कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। तो आपको वाल्व में पोर्ट में अंतर आना चाहिए, आप सभी को पता है। दूसरी बात मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, प्रश्न आ गया इंजन में वाल्व लगे होते हैं, एक प्रश्न आ गया इंजन में पोर्ट लगे होते हैं, दोनों प्रश्न अलग अलग है। आपको एक तो पूछ लिया कि इंजन में जो आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वो कहां लगे होते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया कि इसमें जो आपके पोर्ट होते हैं वो पोर्ट कहां लगे होते हैं। तो आपको ये बताना है दोस्तों, मैं बता देता हूं, इनमें अंतर मैंने सारे बता दिए हैं। जो वाल्व होते हैं वो सिलेंडर हेड पे होते हैं, और जो दोस्तों पोर्ट होते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक में साइड में लगे होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे मैं दोस्तों चलता हूं, प्रश्न संख्या 42। किस प्रकार के इंजन में वाल्व नहीं होते। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी आपको बता दिया है दोस्तों। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, सभी इंजनों में वाल्व होते हैं, किसी इंजन में वाल्व नहीं होते। तो अभी मैंने बताया था कि पोर्ट किस में होता है और वाल्व किस में होता है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि वाल्व होता है 4 स्ट्रोक में और पोर्ट होते हैं 2 स्ट्रोक में। दोस्तों पोर्ट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, और ये जो वाल्व होते हैं सिलेंडर हेड में। तो ये बातें भी आपको ध्यान में है और रखनी है दोस्तों। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताएं। क्या माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा असुविधा के लिए। प्रश्न संख्या 43, इसका सही जवाब क्या होगा देखें, बताएं सभी। आपको ध्यान में है, किस प्रकार के इंजन में स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग ईंधन जलाने के लिए किया जाता है, आपको यह बताना है। सही जवाब क्या होगा देखें सभी बताएं। किस प्रकार के इंजन का प्रयोग, स्पार्क प्लग का प्रयोग ईंधन जलाने में किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, स्पार्क प्लग का प्रयोग डीजल दोनों में किया जाता है। इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा देखें दोस्तों साथ में मैं ये पूछ लेता हूं, सीएनजी गैस होता है, सीएनजी या एलपीजी जो आपकी गाड़ियां होती है, इनमें स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है नहीं किया जाता, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेट्रोल इंजन, क्योंकि जो स्पार्क प्लग होता है दोस्तों आपके पेट्रोल इंजन में होता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो आपके सीएनजी और एलपीजी वाहन होते हैं इनमें भी दोस्तों स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो सीएनजी और एलपीजी गैस से चलने वाली गाड़ियां होती है वो ठीक पेट्रोल इंजन की तरह ही काम करती है। अब काम करने की बात आ गई तो दोस्तों यहां पर एक होता है सीआई इंजन, एक होता है एसआई इंजन। सीआई इंजन को कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं इनको दोस्तों, कंप्रेशन इग्निशन। और दोस्तों ऐसा इंजन है इन्हें स्पार्क प्लग इग्निशन है वो बोला जाता है, स्पार्क इग्निशन। अब ये इनका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सीआई इंजन यानी कि ये बात कर रहा है डीजल इंजन की। सीआई इंजन कौन सा होता है, डीजल इंजन होता है। और ऐसा इंजन कौन सा होता है, पेट्रोल इंजन होता है। तो अब आप बताएं कि स्पार्क यानी हो गया स्पार्क प्लग, जिसमें ईंधन को स्पार्क यानी कि चिंगारी से जलाया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, ऐसा इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन कहा जाता है। और ये कौन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। एक होता है कंप्रेशन इग्निशन, सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन यानी कि डीजल इंजन। डीजल जो होता है आपको पता है, डीजल इंजन में डीजल को सबसे पहले अंदर नहीं ले जाया जाता, पहले स्ट्रोक में केवल हवा अंदर आती है, दूसरे में उसको दबाया जाता है। इस दबी हुई हवा को दबने से क्या हो गई है, ये हवा गर्म हो गई है, हीट पकड़ लिया है, दाब इसका बढ़ गया है, तापमान इसका बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डीजल की फुहार करेंगे। डीजल की फुहार करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर डीजल जल जाएगा। तो इसका सिद्धांत क्या था, हमने इसको कंप्रेस किया था, इसको दबाया था, दूसरे स्ट्रोक में दबाने से गर्म हुआ था तभी डीजल जला था। डीजल को जलाने का मेन आधार क्या था, यही कंप्रेशन। तो दोस्तों अब इसीलिए कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है वो दोस्तों कंप्रेशन इग्निशन होता है, यानी कि संपीड़न के सिद्धांत पे काम करने वाला होता है। तो ये प्रश्न संख्या हमारा 43 था। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बार पूछा जा चुका है, सीआई इंजन एसआई इंजन, सीआई यानी डीजल इंजन होता है, एसआई यानी पेट्रोल इंजन होता है, सभी को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न ये आता है कि पेट्रोल इंजन में पहले स्ट्रोक में अंदर क्या जाता है। तो पेट्रोल इंजन में दोस्तों क्या जाता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण जाता है जो कि कार्बोरेटर के द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहां पर बात आती है डीजल इंजन की, तो इसमें पहले स्ट्रोक में दोस्तों केवल हवा जाती है। क्या जाती है, हवा जाती है। हवा को दबाया जाता है, दबाने से इसका ताप
और दाब दोनों दोस्तों बढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर किससे, फ्यूल नोजल जो होता है फ्यूल इंजेक्टर के बाद में, फ्यूल इंजेक्टर से दोस्तों इसके ऊपर किसकी फायर की जाती है दोस्तों, डीजल की फायर की जाती है। किसके माध्यम से, फ्यूल इंजेक्टर के आगे लगा नोजल के माध्यम से, और नोजल क्या काम करता है, फुआर करके इसको दबाने, इसको जलाने का काम करता है। तो ये आपको कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या हमारा 44 है आज का। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एट होम पे, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्री में डेली क्विज आप देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा बनाया हुआ है, वहां पर हम फ्री की क्लासें, फ्री की सुविधा यहां पर टेलीग्राम पे है। फ्री में सुविधा चाहिए तो टेलीग्राम है, और पेड सर्विस में जाना है तो दोस्तों आपको स्टडी एट होम डाउनलोड है वो करना पड़ेगा। इसके अंदर जाओगे तो पेड सर्विस में भी है, एक नाम मात्र का शुल्क है, हम आपको दोस्तों ड्राइवर बना के छोड़ेंगे। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो हम आपको ड्राइवर बना के पक्का छोड़ेंगे, याद रखना आप। तो आगे चलते हैं इस प्रश्न के बारे में। आंतरिक दहन इंजन में इंजन ऑयल का क्या कार्य होता है। आंतरिक दहन यानी अंतर, आंतरिक यानी किसी के अंदर, और दहन यानी जलाना, यानी कि वो इंजन जिसमें ईंधन है वो इंजन के अंदर ही जलता है। जैसे कि गाड़ियां होती है तो गाड़ियों में क्या होता है, ईंधन है वो इसके अंदर ही जलता है। जबकि पहले जो कोयले से, जो भाप से गाड़ियां चलती थी उनमें क्या था, इंजन कहीं होता था और धुआं कहीं निकलता था, वो होते थे बाह्य इंजन, बाह्य अंतर्दहन, सॉरी बाह्य दहन इंजन। तो ये होता है आंतरिक, तो इसमें पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाते हैं, सीएनजी, वीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी सब आ जाते हैं। तो इंजन ऑयल का कार्य, इंजन को ठंडा रखने के लिए, चल हिस्सों में फिसलन देने के लिए, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब बताएंगे, क्या जवाब होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब बताएं, देखें कि इंजन ऑयल का क्या कार्य होता है। इंजन ऑयल की आप एसएई नंबर भी बताएंगे, इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या होता है, ब्रेक ऑयल का भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताने हैं, आपको डिफरेंशियल का भी बताना है। डिफरेंशियल का क्या होता है, डिफरेंशियल आपका होता है उसका जो आप उसमें आप ऑयल काम में लेते हैं, उसमें दोस्तों किस प्रकार का आपको ऑयल काम में लेना चाहिए, एसएई नंबर आपको यहां पर बताने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का सही जवाब बताएं, देखें कुछ गड़बड़ चल रही है मुझे लगता है। आवाज क्लियर आ रही है सभी के, ठीक है। आंतरिक दहन इंजन में इंजन ऑयल का काम क्या होता है, ठंडा रखना, बिल्कुल सही बात है। हिस्सों में फिसलन यानी कि उनको चिकना बनाए रखना, चिकना बनाए रखना ताकि वो घिसे नहीं। तो दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों दोस्तों इसके जवाब है वो सही हो जाएंगे। कोई वॉइस में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं एक बार। सभी बताएंगे, देखें आवाज के बारे में, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो चलो आगे बताता हूं। मैंने अभी आपसे 2-3 प्रश्न पूछे थे, आपसे एक प्रश्न तो ये मैंने पूछा था कि डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल काम में लिया जाता है, एक इंजन का भी पूछा था। तो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में कुछ जवाब बताए हैं, कुछ गलत कुछ सही। तो इंजन में कौन सा काम आता है, ऐसे ही नंबर मैंने आपको पूछे थे, तो ऐसे ही नंबर होती है इसकी 40। डिफरेंशियल की बात करते हैं तो डिफरेंशियल की 140 होती है। आपको हर एक चीज को ध्यान रखना है, सभी जवाब दें कमेंट सेक्शन में, सभी जवाब बताएंगे। आपको बताना है क्लच का, और आप
क्लच का 3.4, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल आपकी बात सही है। ब्रेक और क्लच में दोस्तों हाँ .3.4 क्लच जो होती है, जो ब्रेक होते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसमें .3 या .4 का जो आपका ग्रेड का ऑयल है वो दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्टीयरिंग में भी हाँ बिल्कुल 90, डिफरेंशियल का 140 हो गया। स्टीयरिंग में भी दोस्तों हाँ, स्टीयरिंग जो होता है स्टीयरिंग में 90 का ऐसे ही का जो आपका ऑयल है वो काम में लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में है, थोड़ा सा दोस्तों रखना है। किसी को और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलता हूं, प्रश्न संख्या 45। गाड़ियों के टायरों में सदा हवा का सही दबाव रखने को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? गाड़ी का जो टायरों का हवा का दबाव रहता है उसको सही रखने हेतु क्यों कहा जाता है? टायरों के लंबे जीवन के लिए, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए, ईंधन की बचत के लिए, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 45 का आपको सही जवाब बताना है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि गाड़ी में टायर में हवा सही क्यों रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर टायरों के लंबे जीवन के लिए बिल्कुल सही है, गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही है, और ईंधन की बचत के लिए हवा का मानक सही होगा तो ईंधन की बचत भी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों। टायर का हवा का प्रेशर है वो PSI यानी पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच। सामान्य भाषा में हम पॉइंट बोल देते हैं, लेकिन ये पॉइंट नहीं होता दोस्तों, ये होता है पौंड। क्या होता है दोस्तों? पौंड में मापी जाती है। और जो LMV व्हीकल होते हैं, LMV व्हीकल में दोस्तों 27 से 35 तक के मानक की पौंड हवा दोस्तों LMV व्हीकल में भरी जाती है। मीडियम व्हीकल की मैं बात करता हूं, जैसे टाटा 407 है, तो इनमें 70 से 80 के बीच में आपको यहां पर है वो PSI हवा आपको रखनी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न बार बार आता है कि रेडियल टायर है सामान्य टायर है, आगे कौन सा टायर रखेंगे? तो दोस्तों रेडियल टायर है वो आपको आगे रखने हैं, रेडियल टायर आगे रखने हैं और सामान्य टायर पीछे रखने हैं। क्योंकि दोस्तों रेडियल टायर है वो समकोण पर दोस्तों इसकी प्लाई है वो काट कर बनाए जाते हैं, और रेडियल टायर मजबूत होते हैं, और आगे आपको पता है मजबूत टायरों का प्रयोग है वो किया जाता है। क्योंकि कोई भी गाड़ी चलती है तो आगे से ज्यादा उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आगे वाला टायर फट जाए तो गाड़ी पलट सकती है, लेकिन पीछे वाला फट जाए तो ज्यादा हमें नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए रेडियल टायर मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के कारण इनका प्रयोग हमेशा आगे करना चाहिए अगर गाड़ी में सामान्य और रेडियल टायर दोनों होते हैं तो प्रश्न इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है हमारा, ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कार्बोरेटर के प्रयोग के बारे में पूछा दोस्तों, एकदम सिंपल प्रश्न है, सभी बताए देंगे। हवा को साफ रखने के लिए, ईंधन को साफ रखने के लिए, हवा को ईंधन के साथ मिलाने के लिए, इंजन ऑयल को ईंधन के साथ मिलाने के लिए। सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दे देखें, सभी बताएंगे। कोई अगर दिक्कत आ रही है वो इसमें तो मुझे बता सकते हैं आप। इस सवाल का जवाब है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता है कार्बोरेटर का काम क्या होता है? हवा को और पेट्रोल को मिश्रण करना, हवा पेट्रोल को मिश्रण करना, यानी कि हवा को ईंधन के साथ मिलाने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। हवा और ईंधन को कौन सी इंजन में मिलाया जाता है? पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन को हम SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्या लगा होता है? कार्बोरेटर। इसमें लगा होता है स्पार्क प्लग। इसमें दोस्तों इसको हम बाकी अन्य नामों से भी जान सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या हमारा यहां पर 47 है, आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है। आधुनिक वाहनों में कार्बोरेटर की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्पार्क प्लग, ईंधन इंजेक्शन सिस्टम यानी कि FIS। सभी बताएंगे देंगे कमेंट सेक्शन, इसका जवाब क्या होगा? ऑटोमेटिक गियर्स, ईंधन फिल्टर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर का स्थान किसने ले लिया है? कार्बोरेटर के स्थान पे दोस्तों किसने स्थान ले लिया है? दोस्तों FIS ने ले लिया है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ध्यान से देख लेना, FIS का प्रयोग किया जाता है कार्बोरेटर के स्थान पे आधुनिक वाहनों में। दोस्तों कार्बोरेटर और इसमें फर्क क्या है? ये कार्बोरेटर तो क्या होता है? कार्बोरेटर को हमने कह दिया कि भैया आपको 2 चपाती खानी है, 2 रोटी खानी, तो वो 2 ही खाएगा। लेकिन FIS क्या करता है? FIS कहता है भैया तुझे जितनी जरूरत है उतनी मैं दे दूंगा, जितनी आपको जरूरत है, कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। यानी कि जो हवा प्लस पेट्रोल का जो मिश्रण होता है दोस्तों, इसका मिश्रण है वो FIS। इसमें ECU लगी रहती है, ECU।
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि ये एक ईसीयू सर्किट चिप लगी रहती है। ये चिप ऑटोमेटिक पता लगा लेती है कि भैया इस इंजन को कितना अनुपात का आवश्यकता है। अनुपात की मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर अनुपात की बात आ गई है तो अनुपात में मैं बता देता हूं। यहां पर आपका हवा और पेट्रोल की बात करता हूं, हवा प्लस पेट्रोल का जो मिश्रण होता है इसका जो अनुपात होता है, सामान्य अनुपात होता है दोस्तों यहां पर 15:1 का। 15:1 का। वीक यानी कमजोर की बात करता हूं तो 17:1 तक आप माइलेज बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। और ज्यादा चाहिए सर्दियों में तो आप इसको 13:1 तक ला सकते हैं। 13:1 को दोस्तों हम कहते हैं रिच यानी कि धनवान। 15:1 वाले को दोस्तों कहते हैं सामान्य। क्या कहते हैं? सामान्य। और दोस्तों यहां पर 17:1 है, इसको कहते हैं गरीब यानी कि वीक। दोस्तों वीक कुछ भी कह दो, यानी कि ये कमजोर होता है, ये मजबूत होता है और ये सामान्य श्रेणी का होता है। तो ये आपको मैंने इसका बता दिया है। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें जो ये 15 होते हैं, जो 1 होते हैं, इसमें ये 15 तो हवा के होते हैं और ये 1 होता है वो पेट्रोल का होता है। किसका होता है? पेट्रोल का होता है। यानी हवा के 15 कण होंगे तो पेट्रोल का 1 कण होगा। अगले प्रश्न पर मैं दोस्तों चलता हूं। प्रश्न संख्या 48। गाड़ी चलाते समय आवश्यक रूप से क्लच दबाने से क्या होगा? अनावश्यक रूप से क्लच दबाने पर, अनावश्यक रूप से आपको बताना है, गाड़ी चलाते समय अगर आप अनावश्यक रूप से क्लच को दबाते हैं तो क्लच जल्दी खराब हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी, ईंधन की अधिक खपत होगी। तो क्या जवाब है इसका? कमेंट सेक्शन में जब सभी बताएंगे। क्लच दबाने पर, गाड़ी चलाते समय अगर आप अनावश्यक रूप से क्लच, ओके चल रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यहां पर ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है, हो जाएगा। यानी कि आप अगर अनावश्यक रूप से क्लच को दबाते हैं तो आपकी क्लच खराब भी होगी और ईंधन की अधिक खपत भी होगी, क्योंकि क्लच दबाएंगे तो जो इंजन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है और जो इंजन है, दोनों का इसका दोस्तों एक बार संपर्क टूटेगा, एक बार जुड़ेगा, एक बार टूटेगा, एक बार जुड़ेगा, तो दोस्तों ये समस्या आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लच के बारे में दोस्तों एक शब्द आता है कि आधी क्लच जो दबाने की बात आती है, तो आधी क्लच दबाकर कभी नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या समस्या हो गई? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है हमारा। गाड़ियों में गियर सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? गाड़ियों में गियर सिस्टम का प्रयोग है वो क्यों करते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंजन की शक्ति के पहियों की ओर प्रवाह को नियंत्रित करना, एक्सीलरेटर की नियंत्रित करने के लिए, ब्रेक नियंत्रित करने के लिए, इंजन ऑयल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। कितना अच्छा प्रश्न है, सभी बताएंगे। प्रश्न संख्या 49 का जवाब क्या होगा? सभी बताएंगे गाड़ियों में गियर सिस्टम का प्रयोग क्यों करते हैं। आप सभी को पता है इंजन की एक फिक्स चाल होती है और हमें गाड़ी को कभी धीरे कभी तेज करने की आवश्यकता होती है। तो एक तो इंजन शाफ्ट होती है, एक दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट या एक जो ड्राइवन शाफ्ट होती है, यानी एक ड्राइव इंजन, एक ड्रीवन यानी कि जो आगे का ट्रांसमिशन की सिस्टम की होती है। तो दोस्तों इसमें इंजन, ये गियर सिस्टम क्या करता है? इस इंजन की शक्ति को पहियों की ओर प्रवाह को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। मैं इसको दूसरे भाषा में बताऊं तो दोस्तों आपका जो इंजन होता है वो इंजन लगा होता है। इंजन के आगे दोस्तों यहाँ पर फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के आगे क्लच होती है, क्लच के आगे दोस्तों यहाँ पर गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के आगे प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के आगे डिफरेंशियल होती है और आपके पहिए होते हैं। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन इनका होता है। तो ये जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स कहां पर लगा होता है? इस फ्लाईव्हील और क्लच के बाद में लगा होता है। तो ये क्या करता है? इंजन की शक्ति है, इस इंजन की शक्ति यहां पर आती है, यहां पर आके क्लच के पास में भी आती है। अब इसको हमें इस गियर सिस्टम के माध्यम से इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही बात इसमें पूछी गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। ईंधन को कम खपत के लिए आवश्यक है। ईंधन की कम खपत के लिए दोस्तों आवश्यक है। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। गाड़ी बहुत
गाड़ी बहुत कम गति में चलाना, गाड़ी सामान्य गति में चलाना, गाड़ी बहुत अधिक गति में चलाना, और गति का ईंधन की बचत पर कोई प्रभाव नहीं होता। ईंधन की खपत आपको कम रखनी है तो आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, गति आपको सामान्य रखनी है, गाड़ी की गति सामान्य आपको रखनी है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या आपका है 51। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि ये चित्र जो है वो किस प्रकार का संकेत है आपको बताना है। पार्किंग निषेध है, आगे अस्पताल है और आगे रास्ता दीजिए, प्रवेश निषेध है। तो एकदम सिंपल है, त्रिभुज में है। पहली बात तो त्रिभुज में है, और त्रिभुज वाले संकेत कौन से होते हैं दोस्तों, चेतावनी संकेत होते हैं। लेकिन ये दोस्तों उल्टा त्रिभुज है, क्या है, ये उल्टा है। तो दोस्तों आपको याद रखना, उल्टा त्रिभुज एक अपवाद है, ये चेतावनी नहीं है। क्या चेतावनी नहीं है, ये दोस्तों रास्ता दीजिए यानी कि गिव वे का संकेत है। क्या है, गिव वे यानी कि रास्ता दें, और ये चौराहों के पास में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। यह संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है, यह आम रास्ता नहीं है, यह टूटी सड़क है, और ये मुड़ना मना है, एक तरफ रास्ता है। तो आपको बताना है कि ये जो संकेत है दोस्तों क्या संकेत कर रहा है। यहां पर आपको एक तो एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, और यहां पर लाल बॉर्डर है, और इस एक एरो को काट दिया गया है। यानी कि ये दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें यहां पर दोस्तों एकदम सीधा फैक्ट है, अगर एक जा रहा है एक आ रहा है, मतलब क्या हुआ, रास्ता तो दो तरफा है, रास्ता तो दो तरफा है, लेकिन एक को मना कर दिया गया है, मतलब कि एक तरफा रास्ता रह गया है। अब क्या हो जाएगा, एक तरफा रास्ता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक क्या होता है, एक आपके संकेत और होता है जिसमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको काट देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको है वो अंतर करना पड़ेगा, यानी कि नो एंट्री कौन सा होता है और एक तरफा कौन सा होता है, दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। तो दोनों में मैंने आपको बता दिया ये नो एंट्री का है, और दोस्तों एक एरो जा रहा है या एक आ रहा है और एक को काट दिया गया है, तो वो एक तरफा होगा, क्योंकि दो में से एक को काट दिया तो बचा एक, तो दो में से एक को काटने से एक तरफा, और यहां पर एक ही तो जा रहा था, इसको भी काट दिया कि भैया आपको आगे नहीं जाना है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या हमारा 53 है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्किंग निषेध है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पी बनाया गया है, पी के नीचे यहां पर एरो बनाया गया है, आपको यहां पर बताना है कि यह संकेत क्या दिखाई दे रहा है। टेलीफोन बूथ, पार्किंग इधर है, व्यक्तिगत क्षेत्र, पार्किंग निषेध, निषेध का तो इसमें है ही नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, एरो का दिशा यानी कि इस तरफ, ये एरो क्या कह रहा है, इस तरफ भैया, इस तरफ क्या है, पी है, यानी कि पार्किंग है। तो यानी कि पार्किंग इधर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 है, आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यह संकेत क्या कर रहा है, बाएं मुड़ना आवश्यक, बाएं रहना आवश्यक, पीछे जाएं एक तरफा रास्ता। तो ये कीप लेफ्ट का संकेत है, क्या है दोस्तों, कीप लेफ्ट, कीप लेफ्ट का संकेत दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि बाएं रहना आवश्यक है। एकदम सिंपल है, आपको मैं बता देता हूं। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या आपका 55 है। प्रश्न संख्या 55 का जवाब सभी कमेंट सेक्शन में बताएं, देखें क्या इसका सही जवाब हो सकता है। गति सीमा, बार सीमा, टोल टैक्स, चौड़ाई सीमा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, कोई भी चिन्ह संकेत अगर गोल आकृति में आ जाए और 30 या 50 आ जाए तो दोस्तों वो कौन सा होता है, वो दोस्तों आपकी स्पीड लिमिट होती है। क्या होती है, स्पीड लिमिट होती है। अब अगर दोस्तों रेड बॉर्डर में है तो दोस्तों अधिकतम होता है, रेड बॉर्डर में है तो अधिकतम होता है, और नीले बॉर्डर में होता है, नीले बॉर्डर में होता है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है, ये मिनिमम होता है, यानी कि आपको कम से कम कितनी स्पीड वो रखनी होती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। या रेड कलर में है तो अधिकतम है, यानी कि क्या हो जाएगा, गति सीमा का यहां पर है बात बताई गई है। बाहर सीमा, टोल टैक्स, चौड़ाई सीमा, ये इसका उत्तर जवाब नहीं होगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 56 है। यह संकेत क्या निर्देश दे रहा है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यहां पर प्रवेश निषेध है, रुकिए, कोई रोक नहीं, चौराहा, बिल्कुल सिंपल है, सभी इसका जवाब है वो बताएंगे। सही जवाब क्या होगा, प्रवेश निषेध, रुकिए, कोई रोक नहीं, चौराहा। तो दोस्तों त्रिभुज में यानी कि चेतावनी, और त्रिभुज के अंदर दोस्तों यहां पर क्रॉस बनाया गया है, सीधी सी बात है, क्या है दोस्तों, चौराया हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 57 है आपका।
प्रश्न संख्या 57। इसका जवाब क्या होगा देखें, सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, टूटी सड़क, आगे मंदिर है, सड़क बंद है, गति अवरोधक। तो दोस्तों आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इसमें एक ऐसा प्रकार के जाके ऐसे ऐसे, मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अवरोधक है, यानी कि आगे क्या है, गति अवरोधक है। ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। सभी कमेंट सेक्शन में जवाब तो देते रहे प्रश्न के साथ साथ में, ज्यादा टाइम आपको यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन रहा है। तो दोस्तों आगे एक चित्र दिख रहा है, आपको इसका सही जवाब है बताना है कमेंट सेक्शन में क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा देखें दोस्तों, मोनू जी, रोहित, डी, ए, बी। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, त्रिभुज के अंदर बनाया गया है और यहां पर आगे से तो संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ सकते हैं क्या है, आगे नदी है, आगे तंग सड़क है, आगे पुल है, पेट्रोल पंप है। तो आगे तंग सड़क है तो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, एकदम सही हो जाएगा। आगे तंग, यहां से तो क्या चौड़ा है, यहां से तो चौड़ा है, आगे से संकड़ा है, यानी कि आगे तंग रास्ता। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 59 है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और आपको 3.5 है और एरो का निशान भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि आपको अगर कोई भी गोल आकृति आ जाए, दोस्तों गोल आकृति आ जाए, इसमें कुछ लिखा हुआ है 3.5, एरो अगर ऊपर की ओर है, एरो ऊपर और नीचे है तो मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई सीमा। एरो दोस्तों अगर यहां पर इधर हो जाए अंदर की तरफ तो हो जाएगी चौड़ाई सीमा। क्या हो जाएगी, चौड़ाई सीमा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पे न्यूनतम गति सीमा, भार सीमा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका ए ऊंचाई सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई सीमा। ऑप्शन नंबर ए किसका है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न संख्या 60 है, मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत, मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत लोगों को पगड़ीधारी सिखों को छोड़कर मोटरसाइकिल पर चलाने के लिए अनिवार्य होता है। क्या लगाना अनिवार्य होता है, हेलमेट पहनना, सिर पर हेलमेट ठीक प्रकार बंधा होना। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, और दोनों ए और बी। तो सभी बात है, हेलमेट पहनना जरूरी है और ठीक से बांधना भी जरूरी है, यानी कि डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 61 है, गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग अधिकार, प्रथम मार्ग अधिकार किसको होता है। गोल आकृति में, गोल चक्कर में प्रथम मार्ग अधिकार निम्नलिखित में से किसका है। जो गाड़ी पहले से ही गोल चक्कर के अंदर हो, जो गाड़ी बाहर से गोल चक्कर के समीप पहुंच रही है, जो गाड़ी तीव्र गति के साथ आ रही हो, किसी भी गाड़ी को प्रथम चलाने का हक है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो गाड़ी पहले से गोल चक्कर के अंदर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आपका ये गोल चक्कर है, आपको दिख रहा होगा, यहां से एक रास्ता आ रहा है, एक रास्ता यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। ये आपका चौराया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौराया। अब दोस्तों यहां पर आप यहां से जा रहे हैं और एक गाड़ी यहां से जा रही है, तो दोस्तों पहला अधिकार किसको होगा, इस अंदर वाले को होगा या बाहर वाले को, अंदर वाले को। तो यही पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 62 है। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता सकते हैं आप। ये पूछा है, ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, पहाड़ी एवं चढ़ाई वाले रास्ते पर, पहाड़ी एवं चढ़ाई वाले रास्ते पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है, ये आपको बताना है। भारी वाहन, छोटे वाहन, नीचे की ओर जा रहे वाहन, ऊपर की ओर जा रहे वाहन। आप सभी को पता है, आप अगर किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो लोड किसको ज्यादा पड़ेगा, ऊपर जाने वाले को या नीचे आने वाले को। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जो ऊपर चढ़ रहा होता है दोस्तों उसको लोड ज्यादा पड़ता है, और हमेशा ऊपर की ओर जा रहे वाहन को दोस्तों मार्ग पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। गोल चक्र का भी पिछला प्रश्न आया था, तो गोल चक्र के अंदर जो पहले होता है उसको मार्ग अधिकार होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊपर जा रहा होता है उसको मार्ग अधिकार होता है। प्रश्न संख्या आप यहां पर 63 देख सकते हैं, बिना पैदल पार पथ वाले अनियमित, बिना पैदल पार पथ वाले अनियमित चौराहे पर दोस्तों यहां पर पैदल यात्रियों को प्रथम मार्ग अधिकार होता है, साइकिल चालकों को प्रथम मार्ग अधिकार है, भारी वाहन पहले पार कर सकते हैं, छोटे वाहन पहले पार कर सकते हैं। पैदल पार की पथ की बात है तो मतलब कि पैदल यात्रियों की बात है। पैदल पार पथ का मतलब क्या है, पैदल यात्रियों की बात है। और दोस्तों कहीं चले जाना, आप चाहिए हेलीकॉप्टर ले आना, लेकिन जो पैदल चलेगा उसको मार्ग पर पहला अधिकार है दोस्तों होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। किसी भी प्रकार के कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करें।
कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पैदल यात्रियों का प्रथम मार्ग अधिकार होता है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। पैदल पारपथ वाली सड़कों पर, पैदल पारपथ वाली सड़कों पर जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हैं तो एक बार ड्राइवर को चाहिए कि हॉर्न बजाए, रुकें और पहले पैदल यात्रियों को पार करने दें, अधिक गति करें और निकल जाएं। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी करें। देखिए मोनू, रोहित, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। 64 में, प्रश्न संख्या 64 में ए सी डी कुछ भी बताए जा रहे हो। एकदम सिंपल प्रश्न है। पैदल पारपथ पर सड़कों वाली सड़कों पर पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको रुकना है और पहले पैदल यात्रियों को पार करने देना है। मैंने अभी बताया जो पैदल यात्री है दोस्तों सर्वशक्तिमान है और वो पहले जाएगा। आप चाहे कितनी ओडी कार ले आओ लेकिन पैदल यात्री सड़क पार पहले करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं यहां पर दोस्तों, प्रश्न संख्या 65। गाड़ी चलाते समय अपने आगे वाली गाड़ी से कितनी सुरक्षित दूरी बनाए रखना उचित होता है। आपकी गाड़ी यहां पे जा रही है और एक आपके आगे यहां पर गाड़ी जा रही है तो आपकी जो दूरी है दोस्तों कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। 2 मीटर, गति के अनुसार 3 सेकंड की भौतिक दूरी, एक कार की लंबाई, इनमें से कोई नहीं। यहां पर दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 65 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न संख्या 65 का कमेंट सेक्शन में आप जवाब बताएंगे। प्रश्न में थोड़ा सा मुझे लगता है मिस प्रिंट हो गया है। गति के अनुसार 2 सेकंड की जो भौतिक दूरी होती है दोस्तों आपको होती है यहाँ 3 नहीं 2 है। पहली बात तो यहाँ पर 3 नहीं 2 है। पहली बात तो ये आप ध्यान से देख लेना। गति के अनुसार 2 सेकंड की भौतिक दूरी आपको यहां पर करना है। 2 सेकंड का रूल होता है, यानी आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी तक आपकी गाड़ी पहुंचने में अधिकतम 2 सेकंड लगने चाहिए, यानी 2 से ज्यादा सेकंड नहीं लगने चाहिए। एक तो होता है कम से कम, यहां पर कम से कम में और अधिक से अधिक में आपको अंतर करना है। कम से कम का मतलब है आपको 2 से ज्यादा लगाने, लेकिन आपको आगे जो गाड़ी चल रही है वो अचानक अगर रुक जाती है तो आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी तक पहुंचने में कितना समय लेगी, 2 सेकंड से कम समय लेनी चाहिए। इतनी दूरी यानी कि आपके पास में होनी चाहिए। सॉरी, 2 से ज्यादा, अधिक से अधिक 2 सेकंड का आपके पास में टाइम होना चाहिए। यानी कि आपकी गाड़ी यहां चल रही है और एक गाड़ी यहां चल रही है तो 2 सेकंड में जो दूरी आपकी गाड़ी तय करती है कम से कम उतनी दूरी या उससे अधिक दूरी होनी चाहिए दोस्तों। 2 सेकंड में जितनी दूरी आपकी गाड़ी तय कर रही है, माना कि 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी आप गाड़ी से तय कर रहे हैं तो 2 सेकंड में 200 मीटर हो जाएगी। तो आपकी दूरी है वो 200 मीटर कम से कम होनी चाहिए या 200 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर 3 की जगह आपको 2 करने हैं। प्रश्न संख्या 66 है। जब गाड़ी धुंध में चला रहे हो तो आपको यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पीछे की बत्ती जलाना, हाई बीम्स का प्रयोग करना, नियंत्रित गति से गाड़ी चलाना, ओवरटेकिंग न करना। आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। गाड़ी धुंध की बात आ जाए, गाड़ी शहरी क्षेत्र की बात आ जाए, गाड़ी चलाने में ग्रामीण क्षेत्र की बात आ जाए, गाड़ी चलाने में दोस्तों गाड़ी अगर आप किसी छोटी सड़क पर चला रहे हैं या रात में चला रहे हैं या बारिश में चला रहे हैं यानी कि वर्षा, तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको हमेशा लो बीम में गाड़ी चलानी है। लो बीम में गाड़ी चलानी है और लो बीम को दोस्तों डिप्ड बीम भी बोला जाता है, डिप्ड बीम भी कहा जाता है। ये भी आपको नाम याद रखना है, यानी कि छोटी बीम, नीचे की बीम। तो यहां पर आपको नहीं करना चाहिए, हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार की जो सड़कें हैं इन सभी पर आपको हमेशा लो बीम में गाड़ी है वो चलानी चाहिए। तो आपको ये प्रश्न भी आपने सीख लिया होगा, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 67 है, वर्षा में गाड़ी चलाते समय यह नहीं करना चाहिए। वर्षा में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, क्या नहीं? टायरों में उच्च दबाव रखना, अचानक ब्रेक लगाना, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, इनमें से सभी आपको नहीं करना है। उच्च दबाव नहीं रखना होगा, अचानक ब्रेक भी नहीं लगाना, तीव्र गति से गाड़ी को भी नहीं चलाना है, यानी कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या आपके 68 है। प्रश्न संख्या 68, किस क्रम में ट्रैफिक लाइट का रंग बदलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हरा पीला लाल, लाल पीला हरा, लाल हरा लाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है इसमें सबसे ऊपर रेड होती है, बीच में येलो होती है, नीचे ग्रीन होती है। ये क्रम होता है इन लाइटों का। जलने के क्रम में सबसे पहले आपकी ग्रीन जलती है, बाद में येलो जलती है, बाद में रेड जलती है। माना कि ग्रीन लाइट ऑन है, मतलब हुआ आपको चलते जाना है अपने गंतव्य की ओर। जैसे येलो लाइट ऑन हो गई, मतलब कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी करनी है, ब्रेक लगाने हैं और रुकने के लिए तैयार हो जाना है। क्योंकि येलो लाइट क्या कहती है? आपको चौराहे से पहले रुकना है, स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना है, तब तक इंतजार करना है जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। क्योंकि इस येलो का मतलब होता है इसके तुरंत बाद कौन सा सिग्नल होने वाला है? रेड होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप येलो लाइट होते होते अगर आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, येलो लाइट होने से पहले प्रवेश कर जाते हैं और दोस्तों चौराहे के अंदर रहने पर येलो लाइट ऑन हो गई है, तो आपको रिवर्स में नहीं आना, आपको निकल जाना है। दोस्तों इसको कहा जाता है कि चौराहा खाली करना। एक संकेत होता है एम्बर, एम्बर को बोलते हैं निकास संकेत। एम्बर यानी येलो और ब्लू का ये मिश्रित रूप है और दोस्तों इसका मतलब होता है निकास, यानी कि चौराहा खाली करो। दोस्तों कौन सी लाइट कहती है? दोस्तों येलो लाइट कहती है चौराहा खाली करने का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हरा पीला लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे दोस्तों चलता हूं। प्रश्न संख्या 69 है, बीच सड़क पर लगातार पीली रेखा खींची होने का मतलब होता है, यानी कोई सड़क है और सड़क पर दोस्तों यहां पर है एकदम ठोस रेखा खींची गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहां से जो गाड़ी जाएगी वो इसको पार नहीं करेगी, नहीं दोस्तों यहां से जो जा रही है वो इसको पार करेगी। यानी कि जो ये पीली रेखा है इसको पार करना क्या होता है दोस्तों? प्रतिबंधित होता है। लगातार पीली रेखा, आपको हमेशा रेखा के बाएं और गाड़ी चलानी चाहिए। ओवरटेकिंग केस में आप रेखा को पार कर सकते हैं, आप सड़क पर नहीं रुक सकते, इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। देखिए क्या इसका सही जवाब है, तो सभी दोस्त इसका जवाब बताएंगे। इसका मतलब है इस सड़क के, आप किधर भी जा रहे हैं इस सड़क के हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रहना है, यानी कि बाईं साइड में रहना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या दबाएंगे? इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, घंटे वाली बटन को दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगली क्लास का। लोग कह रहे हैं शेड्यूल कितना है, कितने बजे क्लास आएगी, तो नोटिफिकेशन ऑन रखो भैया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के पास में, ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दो इस वीडियो को। थोड़ा सा दोस्तों अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्लास में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 70 हमारे सामने है, सड़क के बीच सफेद टूटी हुई रेखा क्या संकेत करती है? दोस्तों क्या संकेत करती है? हमेशा रेखा के बाईं ओर गाड़ी चलाएं, यदि सुरक्षित हो तो रेखा को ओवरटेकिंग के लिए पार करें, आप सड़क पर रुक सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोई सड़क है और इस सड़क के बीच में एक व्हाइट टूटी हुई रेखा है दोस्तों, तो इसको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? सुविधा के लिए दोस्तों, सुरक्षित होने पर ओवरटेकिंग के लिए पार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि आप यहां पर इसको पार करके जा सकते हैं। इधर वाला भी है वो भी दोस्तों यहां पर पार करके आ सकता है ओवरटेकिंग के लिए। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 आपके सामने है। दिए गए चित्र में सड़क के बीच में एक लगातार सफेद रेखा और एक टूटी हुई रेखा, सफेद रेखा दिखाई गई है। यदि सुरक्षित हो तो आप ओवरटेक करने के लिए इन रेखाओं को पार कर सकते हैं, यदि आप किस साइड में चल रहे हैं। यानी कि एक साइड में एक सड़क है दोस्तों, एक सड़क है, इसके बीच में एक तो ठोस रेखा है और जस्ट इसके इस साइड में क्या है? टूटी हुई रेखा है। तो आप एक तो दोस्तों यहां पर बी है और एक ए है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो इस रेखाओं को ए पार कर सकता है या बी पार कर सकता है? तो हमेशा जिस साइड में टूटी रेखा होगी वो दोस्तों पार कर सकता है और जिस साइड में ठोस रेखा होगी वो पार नहीं कर सकता, यानी कि इस रेखा को बी है वो क्रॉस कर सकता है।
आप पार कर सकते हैं यदि आप बी दिशा में जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या दोस्तों 72 है आपका। छोटी सड़क से एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय आपको किन बातों का ध्यान है वो रखना है, ये बताना। आपको प्रथम मार्ग अधिकार होता है, आप संकेतक के साथ प्रवेश कर सकते हैं, आप छोटी सड़क से मुख्य सड़क प्रवेश कर नहीं कर सकते, पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ियों को पार करने दें। तो ये जो एकदम सिंपल प्रश्न है कि आप किसी छोटी सड़क से अगर किसी बड़ी सड़क पर जा रहे हैं तो आपको जो बड़ी सड़क पर वाहन जा रहे हैं उनको पहले सड़क है वहां पर से गुजरने दें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 है आपका। यहां पे ट्रैफिक सिग्नल पर प्रश्न आगे भाग गया, पीछे वापस लाता हूं मैं इसको। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ होता है, ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है आपको यह बताना है। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ, आप चौराहे पार कर सकते हैं, आपको अवश्य रुकना चाहिए, आपको रुकना चाहिए। यदि ऐसा करना आपके लिए असुरक्षित न हो तो आप रुकें और जाने के लिए तैयार रहें। यहां पर बात हो रही है पीली बत्ती, ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती है तो आप रुके और जाने के लिए तैयार हैं, आपको रुकना चाहिए, ऐसा करना सुरक्षित है। तो प्रश्न संख्या 73 बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी कंफ्यूजेबल प्रश्न है। आपको रुकना चाहिए कहां पर, पीली बत्ती पर, अगर ऐसा करना सुरक्षित है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पीली बत्ती है, आप पीली बत्ती पर आपको रुकना ही है, आपको रुकना चाहिए यदि ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित रहता है। क्योंकि अगर आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपने कह दिया भाई साहब यहां तो पीली बत्ती है और मैं तो रुकूंगा, तो दोस्तों आप मर जाएंगे, आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, अगर सुरक्षित होता है तभी रुकना होता है और स्टॉप लाइन से पहले रुकना हमेशा सुरक्षित रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको रुकना चाहिए अगर असुरक्षित न हो तो, यानी कि सुरक्षित हो तो, एक ही बात है। प्रश्न संख्या 74 के बारे में बात करता हूं मैं दोस्तों। सामान्य नियमानुसार गाड़ी के हॉर्न का उतना अधिक बजाएं जितना संभव हो, जोर से बजाना बिल्कुल गलत है। तभी बजाएं जब सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, बिल्कुल सही जवाब है। तभी बजाएं जब दूसरे हॉर्न बजाएं, दूसरों से क्या मतलब है भैया, सिर्फ लाल बत्ती होने पर बजाएं, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 है। सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी जवाब है, सभी दोस्त इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। घुमावदार या पहाड़ी सड़कों पर जब आगे के रास्ते की दृष्टि बाधित हो तो सिर्फ बाएं ओर से ओवरटेक करें, बाएं ओर से कदापि न करें। पहले हॉर्न बजाएं फिर ओवरटेक करें, हॉर्न बजाकर ओवरटेक नहीं किया जा सकता। बत्ती चमकाकर ओवरटेक करें, यह भी नहीं हो सकता। ओवरटेकिंग से बचें जब तक दृश्य साफ न हो जाए। दोस्तों ये सबसे अच्छा जवाब है आपका, हो जाए, क्योंकि दृष्टि बाधित की बात हो रही है, दृश्य साफ नहीं होगा तब तक हम क्या है, गाड़ी ओवरटेक नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या आपका 76 है। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखिए क्या जवाब हो सकता है। जब आपको मुख्य सड़क पर रुकना पड़ रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप अचानक ब्रेक लगाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको बाईं ओर गाड़ी लेकर धीरे से रुकना चाहिए, ठीक है। पार्किंग बत्ती जलानी बुझानी चाहिए। आप बाएं से ओवरटेक कर सकते हैं, आप बाएं से ओवरटेक कर सकते हैं, हमेशा कभी नहीं जब दाहिनी लेन की गाड़ियां अपनी दाएं मुड़नी हो और मुड़ रही हो और आपके सामने सड़क खाली हो, जब पीछे से कोई व्यक्ति हॉर्न बजा रहा हो। दोस्तों आपके पास में कोई एक सड़क ऐसी है जहां पर यहाँ पर कोई टी इंटरसेक्शन है, सड़क मुड़ रही है, यहाँ पर ये 2 लेन रोड है, यहाँ पर ए व्हीकल जा रहा है और आपका बी जा रहा है। तो आप अब यहाँ पर इसको ओवरटेक तभी कर सकते हैं जब ए वाहन ने सिग्नल दे दिया और इधर मुड़ने का संकेत दे दिया हो। तो आप इस वाहन के यहाँ सड़क खाली होने पर दोस्तों यहाँ के इसके आप लेफ्ट साइड से भी इसको ओवरटेक कर सकते हैं। अगर इस ए वाहन ने राइट साइड में मुड़ने के लिए संकेत दे दिया हो और मुड़ना शुरू कर दिया हो तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 77 का। अगले प्रश्न पे मैं दोस्तों चलता हूं, प्रश्न संख्या 78 है हमारा। प्रश्न संख्या 78 क्या कहता है, गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुंचने से पहले आप क्या करेंगे। आपको काफी पहले से ही अपनी लेन चुन लेनी चाहिए, आपको अंतिम समय में अपनी लेन चुननी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा।
चौराहे पर आपको लेन के चुनाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आप गति बढ़ाएं और चौराहा पार करें, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको काफी पहले प्लान कर लेना चाहिए कि मुझे किधर जाना है और कौन सी लेन में रहना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, सभी जवाब स्टूडेंट्स है इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही जवाब है वो क्या होगा। दिए गए चित्र के में किस गाड़ी ने चौराहे पर सही प्रकार से रास्ता नहीं लिया है? नहीं शब्द यहां पर आ रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। आ रहा है, आपको इस बात का ध्यान, यहां पर देखो, आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा चित्र बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहां पर चित्र इस प्रकार से है, ये तो एक चौराहा है आपके सामने, और एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया। अब यहां पर जो ए है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये बन गया चौराहा। अब आपका ए तो जा रहा है यहां से यहां ए, ठीक है, यहां से जा रहा है बी, और यहां से जा रहा है सी जा रहा है यहां से, ये जा रहा है सी। तो आपको ये बताना है कि किसने क्या है सही प्रकार से रास्ता नहीं लिया है, आपको ये बताना है। सभी कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। किस मतलब गाड़ी ने जो रास्ता है वो सही ढंग से नहीं लिया है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर जो ए है वो ए ने रास्ता यहां से सीधा लिया है, यहां से आया है। मैंने थोड़ा सा चित्र में गलत बता दिया है, यानी कि ये ए ने लिया यहां से, बी सी ने लिया यहां से, और बी ने लिया यहां से। तो दोस्तों यहां पर आप बता सकते हैं ये यू टर्न ले लिया इसने, ठीक है। ए ने दोस्तों यहां से, ए को यहां से गुजरना चाहिए था। ये जो लेन होती है, इस लेन से पहले आप घुमाव नहीं कर सकते, जैसा कि सी ने किया है। सी ने इस रेखा से आगे आने के बाद में दोस्तों आगे क्रॉस किया है, मतलब कि जो ए है इसने दोस्तों गलत घुमाव है वो लिया है, यानी कि ए को यहां से यहां तक आके लेना चाहिए था, और सी ने एकदम सही लिया है अपनी लेन के आगे जाने के बाद में। यानी कि जो लेन आप जा रहे हैं, जिस लेन में जा रहे हैं, उस लेन के बराबर आने के बाद में गाड़ी को घुमाना है, पहले नहीं घुमाना है। यानी कि जो सीधूक होती है, सीध होती है, उस गाड़ी लेन की सीध में आने के बाद में गाड़ी को घुमाए, पहले नहीं। तो यहां से देखो दोस्तों, यहां पर ए ने क्या है, जल्दी घुमा दी गाड़ी को, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 80 है, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80, चित्र में किस गाड़ी ने दायां मोड़ सही प्रकार से लिया? दायां मोड़ की बात हो रही है, यहां पर एक तो है ए, ये तो हो गया बी, और ये है दोस्तों ए, ठीक है। ये बी की गाड़ी यहां जाके मुड़ी है और ए की गाड़ी दोस्तों यहां जाके मुड़ी है। तो दोस्तों सही मोड़ किसने लिया है आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 80 का जवाब बताएं सभी दोस्त, देखें कि भी ए ने सही मोड़ लिया है, बी ने लिया है। तो यहां पर बी गाड़ी है वो सही तरीके से मुड़ी है, क्योंकि ए ने गलत दिशा से मोड़ है वो काटी है, क्योंकि ये जो लेन होती है दोस्तों मैं बता देता हूं। अब यहां पर जो ये लेन है आपकी, इस लेन से आगे आने के बाद में आपको टर्न लेना चाहिए, लेकिन ए ने तो क्या है शॉर्टकट चला गया कि भैया मुझे तो जल्दी है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहा है, कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन सा संकेत देना चाहिए? कार ड्राइवर को बाईं ओर मुड़ते समय कौन सा संकेत देना चाहिए? अपने दाहिने हाथ को ऊर्ध्वाधर लंबवत निकालना चाहिए, यानी कि ऐसे बाएं हाथ को है वो निकालना चाहिए। ये तो संकेत होता है किसका दोस्तों, यहां पर रुकने का संकेत होता है, लेकिन यहां पर क्या है, बाईं ओर मुड़ने की बात हो रही है। यहां पर अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से निकालना, केवल बाहर निकाल देना। ये तो केवल बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, आप दाएं मुड़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, दोनों गलत हो गए। नंबर 3, अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से निकाल कर वामावर्त यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना। यानी कि आप बाएं मुड़ रहे हैं तो आपको अपने हाथ को क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में गोल गोल घुमाना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है वो सही हो जाएगा। बाएं हाथ को निकालना ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपको अगर बाईं ओर मुड़ना है तो दायां हाथ बाहर निकालो और घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ, घड़ी की उल्टी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या 82 क्या कह रहा है, सार्वजनिक जगहों पर परिवहन गाड़ियां यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलाने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए। बात हो रही है दोस्तों परिवहन वाहनों की, ट्रांसपोर्ट वाहनों की। दोस्तों इनका नाम, अन्य नाम वाणिज्यिक वाहन भी हो सकते हैं दोस्तों, इनका नाम दूसरे क्या हो सकते हैं, सार्वजनिक सेवा यान भी हो सकते हैं, या पब्लिक प्लेस भी नाम आ सकता है। तो कोई भी नाम आपको देखने को मिले, या कोई सर्विस व्हीकल भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। लेकिन एलएमवी व्हीकल होते हैं, एलएमवी निजी कार के लिए दोस्तों 18 साल होती है। और दोस्तों 50 सीसी से कम के जो वाहन होते हैं उनके लिए 16 साल होती है। और दोस्तों यहां पर 21 साल का कोई तुक नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहां पर प्रश्न संख्या, किन गाड़ियों के पंजीकरण में फिटनेस सर्टिफिकेट की हमेशा जरूरत होती है। किन वाहनों को होती है, परिवहन गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। साधारण गाड़ियों में, सभी प्रकार की गाड़ियों में, किसी भी गाड़ी में नहीं। दोस्तों जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं, जो मोटरसाइकिल होती है, छोटी कारें होती है, जिनका प्रयोग हम घर पर करते हैं, उनके लिए दोस्तों फिटनेस प्रमाण पत्र पंजीकरण के साथ में ही होता है। अलग से फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल किसको होती है दोस्तों, परिवहन गाड़ियों को। किसको होती है, परिवहन गाड़ियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं बता देता हूं, परिवहन जो गाड़ियां होती है इनका उल्लेख, फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख धारा 56 में किया गया है। और इसके लिए फॉर्म संख्या आपका 38 भरा जाता है। और नए मैं बता देता हूं, जो परिवहन जो गाड़ियां होती है इनका नया नियम आ गया है फिटनेस प्रमाण पत्र का। आपकी गाड़ी 8 साल पुरानी होगी तब तक इनका फिटनेस प्रमाण पत्र है वो प्रत्येक 2 साल के लिए जारी किया जाएगा। तो प्रश्न आ जाए कि नई परिवहन गाड़ी में फिटनेस प्रमाण पत्र कितने साल के लिए जारी होगा, 2 साल के लिए। बात कर ले 10 साल पुरानी कोई परिवहन गाड़ी है, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करवाना है, कितने वर्ष के लिए जारी होगा, 1 साल के लिए। क्योंकि दोस्तों आपके 8 साल का पुराना होने तक आपको 2-2 साल तक का फिटनेस दिया जाएगा, उसके बाद में 1-1 साल का। लेकिन बात आई दोस्तों परिवहन गाड़ियों के अलावा जो निजी गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट कार हैं या खुद की जो गाड़ियां होती है, उनका फिटनेस 15 साल के लिए जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। भारी मालवाहक यानी कि एचजीवी यानी कि हैवी गुड्स व्हीकल। अब ये हैवी गुड्स व्हीकल कौन से होते हैं, जिनका वजन दोस्तों 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। क्या होता है, 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है। गुड्स का मतलब होता है सामान को ढोने वाला। वाहन का कुल वजन परिभाषा के अनुसार कितना होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, लोक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें हैं वो किस श्रेणी में रखी जाती है दोस्तों, ये बताना है आपको। मोटर कार में, एलएमवी में, स्टेज कैरिज में, पर्यटक वाहन में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटर कार तो प्राइवेट गाड़ियां हो गई, लेकिन ये तो पब्लिक है। एलएमवी, एलएमची नहीं है, एलएमवी है दोस्तों। एलएमवी में भी छोटी गाड़ियां आती है। पर्यटक वाहन अलग होते हैं, आप सभी को पता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती है वो स्टेज कैरिज में, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, मंजिली गाड़ियां भी कहा जाता है। किनको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को मंजिली गाड़ियों के नाम से भी जाना जा सकता है। और इनको दोस्तों स्टेज कैरिज के नाम से भी जाना जाता है। स्टेज कैरिज को ही दोस्तों मंजिली गाड़ी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलता हूं। प्रश्न संख्या 86 है। प्रश्न संख्या 86 है। इसका जवाब तो आप भी बता सकते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न है। गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने के लिए खून में एल्कोहल की अधिकतम मान्य मात्रा होती है। अधिकतम का पूछा दोस्तों, अधिकतम कितनी हो सकती है। 60 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर, गलत हो जाएगा। 30 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर, दोस्तों यही इसका सही जवाब होगा। खून में एल्कोहल की कितनी भी मात्रा मान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति शराब सेवन के बाद गाड़ी चला सकता है यदि वह इसके प्रभाव में ना हो। अगर आपके शराब नहीं चढ़ी है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, आप तो कह दोगे सर मुझे तो नहीं चढ़ी है, मैं तो पीऊंगा, मुझे शराब चढ़ती नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपका जो ब्लड है, आपका जो खून है, उसमें 30 mg किसमें, 100 ml, यहां पर ml है दोस्तों और यहां पर mg है। ml यानी मिलीलीटर,
mg यानी मिलीग्राम, तो आपको यहां पर अंतर करना है। 30 mg किसमें? 100 ml ब्लड में अगर आपकी शराब है तब तक तो ठीक है भैया, इससे ज्यादा हो गई तो आपको सलाखों में जाना है। और धारा 185 आप सबको पता है कितना जुर्माना? 10,000 का जुर्माना और 6 माह की कैद भी हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरी बार में जुर्माना 15,000 का होगा और कैद 12 माह की होगी। 12 माह आप पहले शराब को पी रहे थे, अब मच्छर आपका खून पिएंगे। कहां पे दोस्तों? जेल में। अगर आपने शराब पी के गाड़ी चलाई तो दोस्तों आप पियोगे नहीं पियोगे? नहीं पियोगे दोस्तों, ये बात है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। एक चीज बता दूं, धारा 203 श्वास परीक्षण, धारा 204 प्रयोगशाला परीक्षण। अगर धारा 185 में शराब पिया हुआ कोई गाड़ी चलाता है और वहां पर साबित नहीं होता है कि शराब पी नहीं पी, तो उसके श्वास हवा की उसका परीक्षण किया जाएगा धारा 203 के तहत। धारा 204 में प्रयोगशाला परीक्षण, आपसे पूछ ले खून में अल्कोहल की मात्रा जांचनी है तो धारा कौन सी? धारा 204 प्रयोगशाला परीक्षण। प्रयोगशाला में क्या होगा? खून की जांच होगी और धारा 203 में श्वास का परीक्षण होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 87 है। प्रश्न संख्या 87, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस अपराध माना जाता है? यदि आप एक बिना बीमा गाड़ी का प्रयोग करते हैं या गाड़ी के मालिक हैं, बिना बीमा गाड़ी को चलाना, बिना बीमा की गाड़ी चलाते इसमें दुर्घटना कर देना, बी और सी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 87 इंश्योरेंस के संबंध में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सभी स्टूडेंट्स से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखें क्या हो सकता है इसका सही जवाब। सभी कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बताएं। बिना बीमा की गाड़ी की बात हो रही है। धारा 146 आपको सबको पता है, ये कहती है कि आपके पास में गाड़ी का बीमा होना चाहिए। बीमा दोस्तों 1 साल के लिए जारी किया जाता है, लेकिन न्यू व्हीकल होते हैं दोस्तों इनको 2 से 5 साल तक का भी बीमा है वो करवाया जा सकता है। बीमा नहीं करवाने पर दोस्तों धारा 196 लागू होती है और 2000 का यहाँ पर जुर्माना है और 3 माह के लिए दोस्तों लाइसेंस निलंबन और 3 माह की कैद का भी प्रावधान है वो होता है। तो आपको ध्यान रखना है सारी की सारी बातें। बीमा दोस्तों 1 साल के लिए जारी होती है। एडवांस रिन्यू आप केवल 30 दिन पहले एडवांस रिन्यू है आप इसे करवा सकते हैं। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले इसे एडवांस रिन्यू आप करवा सकते हैं। तो यहां पर बताना है आपको इसके बारे में कि भाई सही कथन कौन सा है। बिना बीमा की गाड़ी को चलाना यह अपराध है, सही बात है, अपराध ही पूछा है। बिना बीमा की गाड़ी चलाते इसमें दुर्घटना कर देना यह भी अपराध है, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। आपका डी जवाब है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या आपका 88 है। इस प्रश्न का जवाब जिसने दे दिया दोस्तों दिल्ली पुलिस की वर्दी आपको हमें पहनाएंगे। प्रश्न 88 मोटर गाड़ी अधिनियम 1988, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के तहत ड्राइवरों को पुलिस को दिखाने के लिए हमेशा अपने साथ में क्या रखना चाहिए? दोस्तों क्या रखना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस का मूल प्रति, गाड़ी चलाते इसमें सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां आवश्यक होगी। गाड़ी चलाते समय किसी मूल प्रति को अपने पास रखना आवश्यक नहीं है। क्या सही जवाब होगा? कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे, सभी बताएं। देखिए इसका सही जवाब हो क्या होगा। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, सही जवाब बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके पास में लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। लेकिन नया नियम 2019 में आया है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में भी उसकी ओरिजिनल प्रति है, उसकी फोटो है, वो आप मोबाइल में रख सकते हैं, डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 89 है। प्रश्न संख्या 89 है, किसे अपराधी माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी चला रहा है? वह व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल सही है। गाड़ी का मालिक जिसने व्यक्ति को अपनी गाड़ी चलाने को दी है, सही बात है। ए और बी दोनों, तो यानी कि प्रश्न संख्या इस 89 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों धारा कौन सी है? धारा 180, धारा दोस्तों 180 और धारा 181 याद रखना। मालिक की जिम्मेदारी धारा है 180, धारा 181 दोस्तों चालक की जिम्मेदारी अगर लाइसेंस नहीं है। तो दोनों में ही दोस्तों 5-5 हजार का जुर्माना यहां पर है, आपको भरना पड़ता है। तो आपको याद
याद रखना है धारा 180 और 181 क्या कहती है, अगर वाहन मालिक जानबूझकर बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को कह दी भैया गाड़ी ले जा मजे कर तू तो चला, तो 5,000 का जुर्माना मालिक जिम्मेदार होगा। लेकिन चालक अगर 18 साल से ज्यादा का है तो दोस्तों यहां पर चालक भी जिम्मेदार होगा और 5,000 का जुर्माना वो भी भर देगा। प्रश्न संख्या यहां पर हम 90 देखते हैं। आदेशात्मक सड़क संकेत मुख्यतः होते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न है, त्रिभुज में, वृत्ताकार में, वर्गाकार में, आयताकार में, एकदम सिंपल है आदेशात्मक संकेत। दोस्तों गोल आकृति त्रिभुज में, दोस्तों चौकोर आकृति में, तो दोस्तों कौन से होते हैं, आदेशात्मक है, कौन से होते हैं, त्रिभुजात्मक है, और कौन से होते हैं, सॉरी त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पे हो गया चेतावनी, कौन सा हो जाएगा, चेतावनी संकेत, और ये हो जाएंगे सूचनात्मक संकेत हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आदेशात्मक संकेतों के बारे में पूछा है तो किस में हो जाएंगे, गोल आकृति यानी कि वृत्त में हो जाएंगे, ठीक है। वर्ग में कौन से होते हैं, वृत्त, आयताकार में कौन से होते हैं, जो सूचना देते हैं। दोस्तों जुर्माना कौन से, जो अब आपके आदेश होते हैं, सॉरी ऐसा कौन सा संकेत होते हैं इन तीनों में से, इनमें से कौन सा संकेत है जिसका पालन नहीं करना आपका जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको, यानी कि इन तीनों में से कौन सा संकेत है जिसका पालन करना जरूरी है, नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो दोस्तों नहीं आपका पालन किया आपने तो आपको जेब खाली करनी पड़ेगी। आपको यह बताना है इनमें से कौन सा संकेत है जिसका आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने का प्रावधान दोस्तों केवल और केवल किसमें है, आदेशात्मक संकेत है। दोस्तों एक जवाब आप और बताएंगे कि भी मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा में यातायात संकेतों को लगाने का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसका बात आ जाएगी धारा 116 यातायात संकेत लगाना। धारा 119 की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर धारा 119 कहती है कि एक ड्राइवर है उसका कर्तव्य होगा कि जो ये यातायात संकेत है धारा 116 में इनका पालन करेगा, कर्तव्य होगा किसका दोस्तों, एक ड्राइवर का, एक सारथी का दोस्तों कर्तव्य होगा इन यातायात संकेतों का पालन करना। धारा 134 क्या कहती है दोस्तों, यानी किसी दुर्घटना हो जाती है उस समय भी एक ड्राइवर का कर्तव्य होता है कि घायल व्यक्ति की सुरक्षा करे, उसे अस्पताल पहुंचाए, यह नहीं कि आपने टक्कर मारी भाग गए। प्रश्न संख्या 91 है, इस प्रश्न का दोस्तों जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिस्टन रिंग का कार्य होता है, पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है, तेल का रिसाव, संपीड़न दबाव का रिसाव, पानी का रिसाव, ईंधन का रिसाव। दोस्तों आपके सामने सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है और दोस्तों पिस्टन पर यहाँ पर 3 प्रकार की रिंगें लगी होती है और दोस्तों ये होती है रिंगें। तो ये दोस्तों 2 जो रिंगें होती है दोस्तों, 2 तो होती है कौन सी, कंप्रेशन रिंग है, और एक होती है दोस्तों ऑयल रिंग होती है, कौन सी होती है, ऑयल रिंग होती है। तो कुल संख्या पूछ ले, कुल संख्या पूछ ले तो 3 होगी, प्रकार पूछ ले दोस्तों दोबारा से बता देता हूं, संख्या तो होती है कितनी, 3, और प्रकार पूछ ले तो 2 होते हैं, क्योंकि जो कंप्रेशन रिंगें होती है प्रकार 2 होते हैं, कंप्रेशन रिंगों की संख्या 1 और 2, एक हो गई ये ऑयल रिंग, तो ये 3 होती है। इनका काम होता है यहाँ जो दहन होता है, दहन के कारण जो संपीड़न होता है गैसों का, गैसों को यहाँ पर दबाया जाता है, इसके रिसाव को यहाँ से नीचे आने से रोकना इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी संपीड़न दबाव का रिसाव है वो रोकना, क्या हो जाएगा, क्या रोकना हो जाएगा, संपीड़न का दबाव। प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। पिस्टन से कनेक्टिंग रोड, पिस्टन से कनेक्टिंग रोड किसके द्वारा जुड़ी रहती है, पिस्टन से कनेक्टिंग रोड किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर दोस्तों पिस्टन होता है, पिस्टन पे रिंगें लगी रहती है और यहाँ पे एक आई होल होता है, इसमें इस आई होल से दोस्तों एक कनेक्टिंग रोड होती है और ये कनेक्टिंग रोड किससे, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है, किससे दोस्तों, ये क्रैंक शाफ्ट होती है और ये कनेक्टिंग रोड होती है, क्या होती है, कनेक्टिंग रोड। तो दोस्तों ये होगी कनेक्टिंग रोड और ये हो गया पिस्टन। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है, ये हो गया आई होल, क्या हो गया, आई होल हो गया, और इस आई होल में जो आपकी पिन काम आएगी वो कहलाती है पिस्टन पिन, क्या कहलाती है, पिस्टन पिन। इस पिस्टन पिन को दोस्तों नाम देते हैं गजन पिन भी कहते हैं, इसको हम रिस्ट पिन भी कहते हैं। ये कहाँ पे लगी होती है, इसमें लगी होती है एक गोल गोल यहाँ पे। तो आपको याद रखना है पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, पिस्टन ये रहा, और आपकी पिस्टन से कनेक्टिंग रोड को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, पेच
नट और बोल्ट, स्प्लिट पिन, गजन पिन। तो दोस्तों ये रहा पिस्टन, ये रही कनेक्टिंग रोड, इनको दोनों को यहाँ किसके द्वारा जोड़ रहे हैं, इस आई होल में पिस्टन पिन को फंसाकर। पिस्टन पिन को गजन पिन कहा जाता है, गजन पिन को रिस्ट पिन भी कहा जाता है। रिस्ट को अंग्रेजी में दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे मैं दोस्तों चलता हूं। प्रश्न 7 के आपके 93 है। 4 सिलेंडर इंजन, दोस्तों ये जिसने बता दिया दोस्तों वो तो पक्का ड्राइवर है। जिसने इस प्रश्न का जवाब दे दिया वो तो पक्का ड्राइवर है। 4 सिलेंडर इंजन का दागने का क्रम यानी कि फायरिंग ऑर्डर क्रम पूछ लिया है दोस्तों। यहां पर 1342, 1234, 1432, 2143। बहुत अच्छा जवाब यहां पर आया है। सभी बताए थे कि कमेंट सेक्शन में क्या आएगा इसका। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर आंसर जो सिलेंडर के बारे में आपको पूछ ले तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी चीजें याद भी नहीं रहती। लेकिन आपको अगर याद भी रखना है तो 4 सिलेंडर का दोस्तों यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं। यहां पर आपका एक तो हो सकता है 1324, एक हो सकता है 1342, एक हो सकता है दोस्तों यहां पर 1343, 1432, 1343, 1432। दोस्तों इतने फायरिंग ऑर्डर आपके हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बात करूं, जो सबसे कॉमन होता है, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है, 1342। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, 1342। तो आपको केवल इस एक को याद रखना है। वैसे फायरिंग ऑर्डर में बात करूं, जितने बनाए जितने चाह सकते, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। 4 स्ट्रोक में केवल आपको एक याद करना है, होते ये सभी हैं लेकिन याद आपको केवल एक करना है, 1342। कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 1342 ये बस याद रखना है। बाकी आपको कुछ भी याद यहां पर नहीं रखना है। इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर के बारे में मैं बात करता हूं तो एक सिलेंडर इंजन का आपको पूछ ले, एक सिलेंडर का पूछ ले तो एक का तो होगा केवल एक, 2 का हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, 3 का हो जाएगा दोस्तों यहां पर 1 2 3 भी हो सकता है, 1 3 2 भी हो सकता है। 4 का पूछ ले तो केवल आपको 1342 आपको याद रखना है दोस्तों। बस ये 4 याद कर लें, बाकी आप रामायण को न आप याद करें तो ठीक रहेगा। प्रश्न संख्या 94 है। एक्सपेंडर किसका भाग होता है, एक्सपेंडर किसका भाग होता है, क्लच का, एक्सल धुरा का और स्टीयरिंग का, ब्रेक का। तो दोस्तों एक्सपेंडर होता है वो दोस्तों एक्सल का, यानी कि जो धुरी होती है, जो रियर एक्सल होती है, जो फ्रंट एक्सल होती है, इसके भाग का नाम है, यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है दोस्तों। यहां पे प्रश्न संख्या 95, यूनिवर्सल जोड़, यूनिवर्सल जोड़ यानी का प्रयोग किसके बीच किया जाता है, प्रयोग किसके बीच किया जाता है, क्लच और गियर के, एक्सल और पहियों के, प्रोपेलर शाफ्ट और एक्सल ड्राइव के और ब्रेक और पेडल के। प्रश्न संख्या 95 का जवाब है, आप मुझे बताएंगे, देखें सही क्या होगा। दोस्तों मैं बता देता हूं, सबसे पहले इंजन होता है, इंजन के बाद में दोस्तों फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद में क्लच होती है, क्लच के बाद में गियर बॉक्स होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट होता है, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट होती है, फिर से यूनिवर्सल जॉइंट, फिर से डिफरेंशियल और यहाँ पर रियर एक्सल। अब पूछा क्या है आप देखें, यूनिवर्सल जोड़ का प्रयोग किसके बीच में किया जाता है। तो एक तो दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट ये रहा, एक ये रहा, तो यहां पर डिफरेंशियल और प्रोपेलर शाफ्ट कहीं पे है क्या दोस्तों, प्रोपेलर शाफ्ट तो ये रही और एक्सल ड्राइव ये रही, रियर एक्सल को ही एक्सल ड्राइव कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये रियर एक्सल है, इसको ही एक्सल कहा जाता है, रियर एक्सल को ही एक्सल कहा जाता है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके प्रोपेलर शाफ्ट और एक्सल शाफ्ट के बीच में। मैं आपको यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहता हूं। यूनिवर्सल जॉइंट कहते किसे हैं दोस्तों, एक तो होती है गियर बॉक्स की शाफ्ट, ये हो गई गियर शाफ्ट की, ये होगी आपकी शाफ्ट गियर शाफ्ट, ठीक है। एक यहां पर आपका यूनिवर्सल जॉइंट बनेगा कैसे, ऐसे योक, एक तो योक बनेगा ये, एक योक बनेगा इधर का, ठीक है। यहां पे स्लीपरी जॉइंट होगा, स्लीपरी जॉइंट एस जे में लिख रहा हूं। यहां पे फिर से आपका योक होगा, एक योक इधर होगा, यहां पे फिर ये शाफ्ट और यहां पे आपका हो जाएगा डिफरेंशियल। इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर लगा होगा क्रॉस पिनियन, एक क्रॉस पिनियन यहां पर लगा होगा,
तो अब आपसे पूछे कि गाड़ी के अंदर कितने, इस प्रोपेलर शाफ्ट में कितने आपके यूनिवर्सल जॉइंट है, तो यूनिवर्सल जॉइंट एक तो बन गया ये, एक बन गया ये। यूनिवर्सल जॉइंट की संख्या पूछ ले तो 2 होगी। एक यूनिवर्सल जॉइंट में मैं लिख भी देता हूं पूरा, संख्या पूछे तो संख्या तो हो गई कितनी दोस्तों, 2। और आपको दोस्तों एक यूनिवर्सल जॉइंट में आपको पूछ ले योग कितने होते हैं, योग पूछ ले तो कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। आपको पूछ ले एक यूनिवर्सल जॉइंट में क्रॉस कितने होते हैं, तो आप ही बता दें एक यूनिवर्सल जॉइंट में क्रॉस कितने हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, लेकिन पूछा क्या है, एक यूनिवर्सल जॉइंट में, तो एक में कितना होगा, एक होगा। और प्रोपेलर शाफ्ट का पूछ ले कि भी एक प्रोपेलर शाफ्ट है, एक प्रोपेलर शाफ्ट में क्रॉस आपके कितने होते हैं, तो क्रॉस होते हैं एक प्रोपेलर शाफ्ट में 2। आपसे पूछ ले स्लिप जॉइंट कितने होते हैं, स्लिप जॉइंट एक प्रोपेलर शाफ्ट में स्लिप जॉइंट एक होता है, जो कि कहां लगा रहता है दोस्तों, आपके प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में। यह क्या काम करता है, जैसे ये कोई पाइप है, इस पाइप में दूसरा पाइप हम फंसा रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, छोटी बड़ी होती रहती है आपस में, कभी लंबी होती है कभी छोटी होती है, क्योंकि आपको पता है। अब ये आपको यहाँ पर स्लिपरी जॉइंट का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों है, मैं बता देता हूं। आपका जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स से थोड़ी सी नीचे, यानी कि इसके नीचे यहां पर है, वो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है, न कि समांतर नहीं किया जाता, थोड़ा सा नीचे किया जाता है। और इस नीचे के कारण, समांतर नहीं होने के कारण, यहां पर योग काम में यूनिवर्सल जॉइंट काम में लिया जाता है। और साथ ही इस ये दूरी जो दोनों की है, ये कभी घटती बढ़ती रहती है उबड़ खाबड़ जगहों पर, गड्ढों में। तो इस दूरी को एडजस्ट करने के लिए यहां पर स्लिपरी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में है और रखनी है। स्लिपरी जॉइंट, स्लिप यानी स्लिप करता रहता है, स्लिप करता रहता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलता हूं, प्रश्न संख्या 96 है। सामान्यतया कार के गियर बक्से में लुब्रिकेशन, चिकनाई देने की क्या विधि होती है, कप फीड, छफ, डायरेक्ट, ग्रीस गन, किसमें, गियर बक्से में। तो दोस्तों आपको पता है हमें क्या है, जब ऑयल देते हैं या ग्रीस देते हैं तो एक ग्रीस गन होती है, उस ग्रीस गन को ऐसे करके हम ग्रीस है उसके अंदर है वो भर देते हैं, यानी कि इसकी विधि का नाम है ग्रीस गन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या 97, मुड़ते समय कार के अंदर और बाहर के पहियों को अलग अलग गति की आवश्यकता होती है, यह किसके द्वारा संभव होता है, क्लच, एक्सल, गियर, डिफरेंशियल। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यह काम करता है डिफरेंशियल। कौन करता है, डिफरेंशियल। यहां पर इंजन हो गया, यहां पर फ्लाईव्हील हो गया, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल। ये दोस्तों आपस यहाँ क्या है, पहियों को दोनों को है, यहां पर है वो गति देने का काम करता है। तो यहां पर क्या पूछा है, मोड़ते समय गति की आवश्यकता होती है, मुड़ते समय कार के अंदर और बाहर के पहियों को अलग अलग गति। अब मुड़ेगा तो इसका काम कौन करेगा, ये डिफरेंशियल करेगा। डिफरेंशियल के बारे में मैं बता देता हूं, यहां पर कौन कौन से इसमें गियर होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल में दोस्तों सबसे पहले इधर जो आपकी शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट में क्या होता है दोस्तों, पिनियन गियर होता है। कौन सा गियर होता है, पिनियन गियर होता है। यहां पर एक रिंग गियर लगा रहता है, किसके साथ में, इसके साथ में। अब एक शाफ्ट इधर से आती है तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको एक्सल गियर बोल सकते हैं आप, या केवल गियर बोल सकते हैं, एक्सल गियर, या आप सामान्य गियर बोल सकते हैं इन्हें। और यहां पर दोस्तों ये दोनों साइड में गियर हो गए, और यहां पर इसके दोस्तों जो ये आपका रिंग गियर है, इसके ऊपर दोस्तों 2 क्या लगे रहते हैं दोस्तों, क्या लगे रहते हैं, स्पाइडर गियर। अब दोस्तों क्या होता है, गाड़ी जब मुड़ती है तो ये जो स्पाइडर जो आपके गियर होते हैं 2, इन दोनों में जिधर गाड़ी मुड़ेगी उधर का दोस्तों जो स्पाइडर गियर होगा वो गति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। और बाहरी जो गियर होगा वो गति ज्यादा कर देगा, जिससे कि गाड़ी जब मुड़ेगी तो मुड़ते समय भी दोस्तों दोनों टायरों में चाल में अंतर आ जाएगा। ये होता किसका कमाल, इन स्पाइडर गियर का कमाल होता है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या आपकी 98 है। पीछे के दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में किस दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई भी। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उतने में मैं अपना जो यहाँ पर काम है वो कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे इसका जवाब सही क्या होगा। सभी जो लाइव है इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक जरूर करें। सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा।
सभी बताएं। देखें पीछे का दृश्य, पीछे का मतलब कि रियर व्यू मिरर। एक होता है दोस्तों गाड़ी में पीछे का दृश्य देखना, एक होता है साइड का दृश्य देखना। तो दो प्रकार के दृश्य यहां पर होते हैं। ये दो प्रकार के दर्पण गाड़ी में काम आते हैं और दोनों ही दर्पण में दोस्तों कौन सा शीशा काम में लेते हैं? उत्तल शीशा काम में लेते हैं। उस उत्तल शीशे को दोस्तों बहिर्गोल दर्पण भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। मैं बात करता हूं यहां पर हेडलाइट की। दोस्तों हेडलाइट में कौन सा शीशा काम में लिया जाता है? अवतल शीशा काम में लिया जाता है और इसको हम अंतर्गोल भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉनकेव भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे 3+3 ये 6 नाम आपको यहां पर याद रखने हैं। ये 3 किसके हैं दोस्तों? ये 3 है आपके साइड मिरर के, रियर व्यू मिरर के, यानी कि उत्तल दर्पण। तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। शहरों में रात में गाड़ी चलाते समय सामान्य तौर पर हेडलाइट को कैसे रखनी चाहिए? यहां पर दोस्तों बात आती है रात के समय में शहर में गाड़ी चलानी हो तो आपको नीचे बीम पर गाड़ी चलानी है। दोस्तों आप किसी गाड़ी को वर्षा में चला रहे हैं, किसी धुंध में चला रहे हैं, आप रात में गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी छोटी सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी शहर में गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी गांव में गाड़ी चला रहे हैं, तो दोस्तों आपको गाड़ी की बीम है वो कैसी रखनी है दोस्तों? लो बीम रखनी है। नीचे की ओर जो बीम जाती है वो रखनी है। नीचे की बीम को दोस्तों क्या कहते हैं? एक तो लो बीम कहा जाता है, नीचे की बीम कहा जाता है और दोस्तों इसको डीप्ड बीम भी कहा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है डीप्ड बीम। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर में ये शब्द आ गया। स्टूडेंट्स ने सोचा डीप तो डीप है, हमें तो क्या करना है? हमें तो कोई और ही करना है और गलत करके आ गए। आपको ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है डीप्ड बीम भी दोस्तों इस नीचे की बीम को कहा जाता है। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना, अंगूठे वाला बटन पक्का दबा देना दोस्तों, ठीक है। चौराहे पर अकेली पीली बत्ती जलते बुझते होने का मतलब है गाड़ी धीमी करें और सावधानी से जाएं, समान गति से चलते रहें, हॉर्न बजाएं और जाएं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, ग्रीन लाइट रेगुलर आपकी मतलब कि ऑन है तो मतलब है आपको सीधा जाना है, चलो या जाओ, ठीक है। ग्रीन लाइट अगर चकमाकार ये तो भी इसका कोई मतलब नहीं, यही रहेगा। येलो लाइट दोस्तों अगर लगातार है तो आपको क्या करना है? लगातार है तो आपको रुकना है क्या? आपको स्टेप रखे से पहले। अब अगर रेड लाइट है तो भी दोस्तों आपको रुकना पड़ेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर येलो लाइट ऑन ऑफ इस प्रकार से हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? आपको गाड़ी की गति धीमी करनी है और सावधानी से आगे बढ़ना है। लेकिन बात आ जाए रेड बत्ती चकमका रही है, रेड बत्ती अगर लगातार ऑन ऑफ हो रही है, रेड बत्ती ऑन ऑफ, फिर से बता देता हूं, रेड बत्ती ऑन ऑफ हो रही है मतलब आपको एक बार रुकना है, रुकने के बाद में सुरक्षित है तो ही आगे जाना है। लेकिन अगर येलो बत्ती ऑन ऑफ हो रही है तो मतलब आपको गाड़ी केवल धीमी करनी है और आपको सावधानी से आगे बढ़ते जाना है। ये दोनों में अंतर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जलते बुझते होने का मतलब है किसका? पीली बत्ती का। तो क्या हो जाएगा? गाड़ी धीमी करें, सावधानी से जाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हम डेली के फ्री क्विज आपको करवाते हैं और दोस्तों फ्री की PDF देते हैं, फ्री की क्लासें यहां पर देते हैं। लेकिन आप पेड सर्विस में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है। पेड कोर्स में दोस्तों स्टडी एट होम, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस पर दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स है हम ड्राइवर का करवाएंगे। तो आप इसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दोस्तों समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 87641888 और 48। इन नंबरों पे आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, ऐप का लिंक ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। टेलीग्राम दोस्तों फ्री है। दोस्तों मैं बता देता हूं, टेलीग्राम पर दोस्तों कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में जुड़कर इसमें अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हैं, पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर आपको चाहिए और ड्राइवर भर्ती की सबसे बेस्ट बुक आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको है हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको डाउनलोड है वो करना पड़ेगा। ऐप का नाम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं।
ऐप का नाम स्टडी एट होम है। प्ले स्टोर पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो ये नाम है ड्राइवर ऐप है, भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है जो केवल ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवाता है। दोस्तों आपको अगर स्टडी पसंद आई है, आपको लगता है कि हाँ गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि गुरुजी हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं, तो दोस्तों आप मेरे साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। 4 चांद को मतलब है शिव जी की खोपड़ी पे एक चांद था और वो सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सब कुछ बन गए। हम तो आपके 4 चांद लगाएंगे। कितने? 4 चांद लगाएंगे तो दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी एट होम को डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद में इसका जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद में वीकली फुल टेस्ट सीरीज है, डेली का टेस्ट है और हमने 10 बुक बना रखी है। 10 में से 6 बुक आपको ड्राइवर की तैयारी के लिए इसके साथ में मिल जाएगी, तो आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।